बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म से। कारोबारी अफराद गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताजरों से ताउन मांग लिया। मसाइल के हल की हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी। कारोबारी बरादरी को नजरअंदाज किया तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अनवारुल हक काकड़ ने उम्मीद दिला दी। सनतों को सस्ती तवानाई की फ्राहमी नागुज़ेर करार दे दी। कहा पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची और बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की शान है। इंतहा पसंदी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जो समझते हैं हम जंग लड़कर थक गए वो गलत फहमी का शिकार हैं। हथियार नहीं डालेंगे, मुकाबला करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दो टोक बता दिया। कहा जंगे फर्दे वाहिद नहीं, कौमें लड़ती हैं। हम शोहदा और उनकी कुर्बानियों को नहीं भूले। मासूम लोगों की जाने लेना किसी तौर पर जायज़ नहीं। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले। इंतहा पसंदी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जो समझते हैं हम जंग लड़कर थक गए वो गलत फहमी का शिकार हैं। हथियार नहीं डालेंगे, मुकाबला करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दो टोक बता दिया है। मज़ीद कहा है जंगे फर्दे वाहिद नहीं, कौमें लड़ती हैं। हम शोहदा और उनकी कुर्बानियों को नहीं भूले। आगे बढ़ते हैं, कुछ मसाइल पर बात करेंगे। शहर में गटर के ढक्कन मौज़ूए सियासत तो बने हुए हैं लेकिन इनका हल तलाश ना हो सका। गुलशन इकबाल यूसी 6 में खुला गटर शहरियों के नुकसान का सबब बन सकता है मगर बल्दियाती नुमाइंदों को कोई परवाह नहीं है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक वहाँ पर मौजूद हैं। ताहा, अपडेट कीजिए। तो बिल्कुल पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर कराची में एक छोटा सा मसला जो है वो बहुत अहम मसला बन गया और वो जो मसला है वो गटर के ढक्कन का है। उस ढक्कन के ना होने से जो है वो शहरी जो है हादसे का शिकार हो रहे हैं और इसी के ऊपर कुछ सियासतदान सियासत भी चमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मेरे कैमरामैन को मैं अपना बताना चाहूंगा कि दिखाएं अकब में कि ये गुलशन इकबाल का वो इलाका है जो पोश इलाकों में शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ भी गटर के ढक्कन की अदम मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पे जो भी नुमाइंदगान है, मुतालिका अफराद हैं, वो सोते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात का सबूत ही गटर का ढक्कन है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं कि ये सूरत-ए-हाल कब से है। अंकल, मुझे बताइएगा कि ये सूरत-ए-हाल कब से है और ये अपनी मदद आपके तहत दरक लगाया? ये खुद ही दरक लगाया है। बहुत से हादसात हो रहे थे, गाड़ी चलती हुई आती थी, वो पहिया इसमें फंस जाता था। मैं यहाँ पर एक केबिल लगा के बैठा हूँ, जो भी आता है गाड़ी लगा के पहिया फंसता है और हादसा का शिकार हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई आया नहीं जिसने ढक्कन लगाया हो या फिर पहले कभी था? नहीं, आप देख ले, बिल्कुल यूसी 6 यहाँ पर है, उसके सामने आप ये देखें कटर हो खुला हुआ है। जिनको हमारे साथ शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि ये जो सिलसिला है ये हादसात के शिकार हो जाते हैं, इससे बहुत सारी शहरी गाड़ियां फंस जाती हैं और शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर दरक लगाया ताकि कोई भी बड़ा हादसा ना हो सके। लेकिन जो यूसी के अफसरान हैं या फिर मुतालिका अफराद हैं वो सोते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपनी यूसी के बाहर भी ये वो ढक्कन नहीं लगा पा रहे। जी, बहुत शुक्रिया ताहा मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तलबा की फीसों में इजाफे के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में तालिब इल्म मुजम्मिल की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिए। जी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तलबा की फ़ीसों में इजाफे का मामला है। तालिब इल्म मुजम्मिल ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है और एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई है जिसकी आज समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया मुजम्मिल जो कि तालिब इल्म है उसके वकील से कि कितनी फ़ीस में इजाफ़ा किया गया है, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि इत्तलात हैं कि 50% इजाफ़ा कर दिया गया है और जो कानून है उसके मुताबिक सिर्फ 10% इजाफ़ा किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि जो फ़ीस में इजाफे से मुतालिक जो आप बात कर रहे हैं इस सिलसिले में कोई नोटिफिकेशन है तो अदालत के सामने रखें ताकि अदालत इंतज़ामिया को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब करे, जिस पर तालिब इल्म के दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं
उनका ये कहना था कि अभी ज़ुबानी तौर पर कहा गया है कि 50% तक इजाफा किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि ज़ुबानी तौर पर अगर इस तरह की बात है तो इस सिलसिले में अदालत इस दरख्वास्त की समाअत कैसे कर सकती है। ताहम अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अब इस दरख्वास्त में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को नोटिस जारी करते हुए फ़ीसों में इजाफे से मुतालिक आइंदा समाअत पर उनसे जवाब तलब कर लिया है। शुक्रिया बिलाल अहमद, हमें अपडेट करे थे। बराह रास्त ये चलते हैं, गवर्नर सिंध का अवाम में राशन की तकसीम का प्रोग्राम नाकाम हो गया है। शहरियों की राशन के असूल के लिए बड़ी तादाद में गवर्नर हाउस आमद है। काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। अवाम राशन ना मिलने का शिकवा भी करने लगे हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, गवर्नर सिंध का अवाम में राशन की तकसीम का प्रोग्राम जो है वो नाकाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग बाहर मौजूद हैं लेकिन राशन ना मिलने का शिकवा सामने आ रहा है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। अयाज राना, अयाज अपडेट कीजिएगा, कितनी तादाद में इस वक्त अवाम वहाँ पर मौजूद हैं और वजूहात क्या बताई जा रही हैं? अवाम शहरी जो हैं वो शिकवा क्यों कर रहे हैं राशन ना मिलने का? सिंध ने जो एक अच्छा काम शुरू किया था, जो गरीबों के अंदर राशन बांटने का सिलसिला था, लेकिन वो अब तक उसको मुनज़्ज़म नहीं कर सके हैं और उसके लिए एक बड़ी तादाद भी जो है आज बुलाई गई थी जिनको आज राशन देना था। मेरे साथ बहुत सारी खवातीन मौजूद हैं जो कि राशन के असूल के लिए कह रही हैं कि रोज़ाना उनको आते हैं लेकिन कुछ वसूल नहीं हो रहा। क्या हुआ आपके साथ, क्या बताते हैं, अब तक आपको राशन क्यों नहीं मिल रहा? बेटे गवर्नर साहब, आप अगर राशन देंगे, आपके ऊपर एक उम्मीद लगा रखी है अवाम ने, कराची के अवाम ने, आपने तो सबकी तवज्जो आपकी तरफ हुई। अगर आप ये सिलसिला जारी रखेंगे तो दुआएं मिलेंगी आपको। ठीक है बेटे, बहुत परेशान है वहाँ और घर से ही परेशान है, अपनी औलाद से ही परेशान है। कितनी माएँ ऐसी हैं जो मतलब साल बैठी हुई हैं। आप अगर ये सिलसिला जारी करेंगे तो दिल से दुआएं निकलेंगी और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा पाकिस्तान। आप ये बताइए कि आप कब से आ रही हैं, आपका क्या मसला आ रहा है, आपको क्या बताया जा रहा है? हमारा यही बताया जा रहा है कि राशन आएगा, आपको मिलेगा। बेटे मैं 4-5 मरतबा आ चुकी हूँ। हसीना बेगम मेरा नाम है, किराया जाया कर चुकी है। मेरी जिठानी मेरे साथ हैं, ये बेवा हैं, इनकी जेब किराया भी करके आए। ठीक है बेटे, अगर आप तक मेरा पैगाम पहुँच रहा है तो आप पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ ना कुछ करें। जैसे इनका कहना था ये रोज हैं, इनको नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी अरसे से आ रहे हैं, उनको कार्ड भी मिले, लेकिन आपका क्या मसला है, आप कब से आ रही हैं? मैं 2 महीने से आ रही हूँ। मेरा ये मसला है कि अगर यहाँ आके ये दरख्वास्तें जमा कर रहे हैं, NIC जमा कर रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों पे इन्होंने काउंसलरों ने अपने कार्ड बांटे हैं। मेरी ये इल्तिजा है कि यहाँ ना बुलाया जाए, क्योंकि यहाँ हमारा किराया बहुत ज़्यादा लग जाता है। यहाँ राशन के लिए बुलाया जाए और जो कार्ड बनवा रहे हैं वो हमारे यहाँ काउंसलरों को बोलें कि वो इलाके वाइज बनाएं और ताकि जिसके पास कार्ड है उनको मिल रहा है। तो आप कितने दिन से यहाँ पर आ रही हैं, कितना टाइम आपको हो गया, और यहाँ से क्या आपको जो स्टाफ है या जो लोग हैं वो क्या माकूल जवाब नहीं देते क्या? नहीं, ये माकूल जवाब नहीं देते। NIC जमा करते हैं, दरख्वास्त जमा करते हैं और ये नहीं बता रहे कि ये कार्ड कहाँ बन रहे हैं। अभी आवाम से पता लगा कि कार्ड काउंसिल बना रहे हैं, इलाके वाइज बन रहे हैं, तो यहाँ क्यों बुला रहे हैं? यहाँ राशन के लिए बुलाएं या कोई चीज़ देने के लिए बुलाएं। ये तो NIC जमा करवा के और बस। मुझे 2 महीने हो गए हैं चक्कर लगाते हुए, अभी तक आपको कार्ड नहीं मिला? नहीं कार्ड मिला। ये कार्ड कब मिलेगा? जिनके पास कार्ड है वो भी ख्वार है, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे ये साहब हमारे साथ एक मौजूद है, इनके पास कार्ड भी मौजूद है, लेकिन अब तक ये कह रहे हैं कार्ड होने के बावजूद जो है इनको जो है वो राशन नहीं मिला। क्या हुआ आपके साथ? क्या रोज चक्कर काटता हूँ, नई कराची से मैं आ रहा हूँ, छः में आता हूँ, बोलते कल आओ, आज नहीं कल आओ। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरा किराए का मकान है साहब, मैं किराया भाड़ा लगा के आता हूँ इतनी दूर से, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी जेब से किराया लगा के, मेरे किराए का मकान है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों नहीं, रोज मैं चक्कर काट रहा हूँ। आप मीडिया वालों मेरी मदद करी जाए। जैसे ये जो साहब है इनका ये कहना है कि यहाँ पे रोज आ रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि इससे कबल भी जो लोगों को है वो राशन यहाँ मिल रहे थे, लेकिन अब रोजाना की बुनियाद पे इनकी कंप्लेन यहाँ पर ये है कि हमें आज का भी वक्त दिया गया था, लेकिन अंदर इस वक्त क्योंकि निगरान वजीर आज़म मौजूद है, एक हाई प्रोफाइल
मीटिंग बिजनेस कम्युनिटी के साथ जारी है। उसके साथ साथ आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आई हुई है। कभी इनका कहना है हमें इस गेट नंबर 1 पे बुलाया जाता है, कभी गेट नंबर 4 पे बोलते हैं कि वहाँ चले जाएं, लेकिन अब तक कोई वाज़े तौर पर कोई बता नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर अब तक जो स्टाफ मौजूद है वो लोगों से दरखास्तें वसूल कर रहा है। जो यहाँ पे आवाम आ रही है वो अपने शनाख्ती कार्ड के साथ एक दरखास्त लेके आती है और वो अपने राशन के हसूल के लिए वो उनको अपनी दरखास्तें जमा करा रहे हैं। लोगों के पास कार्ड भी मौजूद है, लेकिन अब तक ये उनका कहना है कि हमें वाज़े नहीं हो रहा, कार्ड मिलने के बाद तक अब तक हमें राशन जो है वो नहीं मिल सका। उसकी वजूहात क्या हैं उसको जानने के लिए अगर गवर्नर साहब से ही ये बात मालूम करनी पड़ेगी कि क्या वजूहात हैं कि वो जो कार्ड देने के बाद तक अब तक जो है ये राशन गरीबों तक तकसीम क्यों नहीं हो सका। जहां तक लोगों का कहना ये भी सामने आया है कि अब बात ये की जा रही है कि राशन जो है वो अपने यूसी लेवल पे जाए, वहां पर जाके उसको तकसीम किया जाए। लोगों ने ये भी डिमांड करी है, लेकिन अभी ये बात वाज़े होने बाकी है कि ये राशन का असूल किस तरीके से होगा। जो कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है कि लोगों को यहाँ पर जो इस वक्त महंगाई का जो आलम है उसके अंदर गवर्नर सिंध की जानिब से महंगाई भी बहुत है, जाहिर है हजारों की तादाद में लोग आएंगे राशन लेने के लिए, लेकिन ये बताइएगा कि रोजाना की बुनियाद पर कितने हजार लोगों को राशन देने का टारगेट है, मैनेजमेंट कैसी की गई है और क्या कहा जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर राशन तकसीम होना है या माहाना राशन तकसीम होना है, और कितने हजार लोगों को राशन तकसीम करने का टारगेट है, और उस टारगेट से लोग अगर ज्यादा बढ़ गए हैं तो फिर तो यही हाल होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये सिलसिला जो है वो रमज़ान से शुरू किया गया था और गवर्नर सिंध ने अपना एक टारगेट ज़रूर रखा है। अब उसकी जाहिरी बात है कि एक कराची एक बड़ा शहर है, यहाँ पे दूसरे जो है इंटीरियर सिंध से भी लोग आके यहाँ पर बसते हैं, दूसरे सूबों से भी आके यहाँ पे लोग बसते हैं। तो वो एक टारगेट जो उन्होंने रखा है वो यकीनन उससे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो लोगों की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्योंकि हो नहीं पा रही। यहाँ हम देख रहे हैं कि महंगाई की शरह जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो खुद यहाँ पे हमने देखा कि ऐसी लाइनों में मौजूद हैं, वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहते क्योंकि उनके मसाइल ऐसे हैं कि वो यहाँ पर मजबूर हैं कि वो आके यहाँ पर इस लाइनों में लगें और आके राशन लें। लेकिन वजह यही सामने बताई जा रही है। एक तो गवर्नर साहब खुद जो है वो पिछले एक हफ्ते से काफ़ी, क्योंकि जब से ये हुकूमत गई है तो एक हाई प्रोफाइल मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। निगरां हुकूमत ने आना था जिसके अंदर एक गवर्नर सिंध का जो हमने देखा कि आना जाना इस्लामाबाद में उनका आना जाना भी काफ़ी रहा, तो हो सकता है उसकी वजह से तो है जो वो फोकस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे यकीनन हजारों की तादाद में जो लोगों को राशन देना फोकस शायद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं महंगाई से तंग आ गए हैं, गरीब आवाम है, सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि राशन के लिए दर बदर यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अयाज राना हमें वहाँ से अपडेट कर रहे थे गवर्नर हाउस के बाहर से। बहुत शुक्रिया अयाज। आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई है। 4 माह से चीनी की आस लिए यूटिलिटी स्टोर आने वाले शहरी मायूस हो गए हैं। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर से गरीबों को कोई सहूलत हासिल नहीं हो रही है। तफसीलात बताएंगी वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। आम मार्केट में चीनी की कीमतों को जहां पर लगते जा रहे हैं, तो वहीं आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो चीनी का बहरान खत्म नहीं हो रहा। हमने देखा कि रमजान के बाद से अब तक जो है वो चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर पे जो है नायाब होती हुई नजर आ रही है। खवातीन हो मर्द हो, यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो आके घंटों लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनका नंबर आता है तो वो चीनी नहीं मिलती है। इस वक्त हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं जो इंतजार में रोजाना आती हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि चीनी लेने आएंगे तो चीनी तो मिल नहीं रही है। चीनी नहीं मिल रही तो आटा भी नहीं मिल रहा। 165 रुपए किलो, 160 दे रहे हैं, कोई 150 रुपए दे रहे हैं, कोई अपने अपने दाम है इनके। इधर का हमें ना बड़ी ईद के बाद तो चीनी आई नहीं है, हमने देखा ही नहीं है कि यहाँ से चीनी लेकर जाएं। छोटी ईद के बाद ये उससे पहले हमने चीनी ली थी, उसके बाद नहीं ली। तो जब ऐसे हुक्मरान करेंगे तो हम लोग किधर जाएंगे, कहाँ से लाके खाएंगे? हम तो बड़े बड़े अच्छा खाने वाले थे, आज हम जमीन के साथ हाथ लग गए हमारे घर। अब तो यूटिलिटी स्टोर पे भी जो चीनी की कीमत 91 रुपए थी वो 140 हो गई है। ऐसे ही हो गई है तो हम लोग किधर से लाएंगे? कोई देगा तो सही है ना। अगर इधर से सौदा लें
बोलते हैं साथ में इतना सारा सौदा लोगे तो तब 650 की आपको बोरी मिलेगी। तो हम 650, जो गरीब है उसके पास 1000 रुपया है, तो 1000 के अंदर वो अंदर के बाद नहीं ले, वो 1100-1200 दे सकता है एक बोरी के पीछे, तो आगे क्या करेगा बंदा। जी बिल्कुल, यकीनन आपने सुना कि खवातीन यहाँ पे आती हैं, घंटों इंतजार में लगी रहती हैं, और रमजान के बाद जो है वो चीनी यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो बिल्कुल भी जो है वो यहाँ पर नहीं आ रही है। लेकिन हमने देखा कि चीनी की कीमत जो है वो 91 रुपए से जो है वो अब 140 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जो 70 रुपए थी अब वो 100 रुपए चली गई है। कीमतों में इजाफा होने के बावजूद जो है वो यूटिलिटी स्टोर पे चीनी की फरहमी नहीं की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शुगर माफिया ने शहरियों के लिए चीनी का हासिल मुश्किल बना दिया है। रिटेल की सतह पर चीनी 160 रुपए फी किलो से नीचे नहीं आ सकी है। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन का कहना है चीनी महंगी होने की वजह पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है। शुगर माफिया ने शहरियों के लिए चीनी का हासिल मुश्किल बना दिया है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसीम। आज बिल्कुल होशरुबा महंगाई चीनी की मिठास छीनने लगी है। चीनी शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। रिटेल में चीनी जो है तकरीबन 160 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़रीद कुरैशी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं रिटेलर एसोसिएशन के। फ़रीद साहब, चीनी 160 रुपये किलो तक पर पहुँच गई है। होलसेल में भी चीनी महंगी होती जा रही है। चीनी महंगी होने की वजूहत क्या है और चीनी महंगी होने की वजह से आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि चीनी ही नहीं, हर चीज़ महंगी हो गई है। बिजली है, पेट्रोल है। इसके बाद लाजमी बात है कि जब उनको पेट्रोल और चीनी वो नहीं मिलेगी तो उस पर वो कैसे चीनी के रेट फिक्स करेंगे। और इसी तरह वो जब वाफिर मकदार में हमारे मुल्क से, जैसा कि अखबारात में इतलात आ रही है कि जी गैर ममालिक में चीनी काफ़ी जा रही है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो लाजमी बात है कि कराची के अंदर लाजमी बात है कि महंगी होगी। अब दूसरी सवाल है कि जब इतना आवाम के सहूलत के लिए हुकूमत को चाहिए कि इसमें कोई एक ऐसा महकमा होना चाहिए जो तमाम प्राइसेस को कंट्रोल करे, बग़ैर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के वो इसको कोई रेट ना बढ़ाए, चाहे वो साबुन हो, चाहे टूथपेस्ट हो, दालें हों, चावल, आटा, ये सब चीज़ों को जब तक आवाम की सहूलत के लिए कोई काम नहीं होगा तो महंगाई इसी तरह होगी और लोग काफ़ी परेशान हैं। जैसे फ़रीद कुरैशी का कहना है कि चीनी महंगी होने की बुनियादी वजह जो सामने आई है वो एक तो जो पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई है, उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफा, और दूसरी जानिब जो चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है तो उसका असर देख रहे हैं कि रिटेल की सतह पर चीनी की कीमतों की सूरत में नज़र आ रहा है। एक ऐसा सरकारी इदारा जो है वो कायम करने की ज़रूरत है जो कि तमाम तरह ज़िंदगी की अशिया बिलखुसूस चीनी हो गई, दालें हो गई, उनकी कीमतों का तयन करे और चेक एंड बैलेंस रखे ताकि ना महंगाई हो सके और शहरियों को भी जो है चीनी समेत तमाम तरह ज़िंदगी की अशिया जो है वो दस्तयाब हो सके। शुक्रिया बसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे। शहर कायद में चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। होलसेल मार्केट में चीनी 2 रुपये इजाफे के बाद 152 रुपये से भी बढ़ गई है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश, अपडेट कीजिए। देखें, मुल्क में महंगाई का राज बरकरार है और हम ये देख रहे हैं कि खास तौर पे अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि चीनी की मिठास भी जो है वो अब कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि होलसेल की सतह पर चीनी की कीमतों को पड़ लग चुके हैं और आज भी 152 रुपये से ज़ायद की कीमतों पर जब होलसेल की सतह पर फ़रोख्त हो रही है, फिर हम जब रिटेल में जाते हैं तो यकीनन 160 रुपये तक कीमत जो है क्रॉस कर जाती है। इस वक्त मैं जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ जो एशिया की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट कहलाती है। मेरे साथ दुकानदार हैं, व्यापारी हैं चीनी के, उनसे बात करते हैं। आई साहब, ये बताइएगा आप क्या समझते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है? क्या चीनी एसोसिएशन तो कहती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है और तमाम मामला, आपका क्या मौक़िफ़ है? रोज़ माल आता है, रोज़ बिक जाता है। रोज़ माल आता है, रोज़ बिक जाता है। यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोई नहीं होती। अच्छा, आपने लास्ट टाइम अगर हम 1 महीने के अगर आदाद शुमार की बात कर लें तो चीनी के क्या रेट था? हमको तो कल का याद नहीं रहता, तो 1 महीने की हम क्या रिपोर्ट आपको देंगे। 1 महीने पहले तकरीबन 135-40 रुपये रेट था। लेकिन जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरीके से फ्लक्चुएशन है, आज 145 है तो फिर डायरेक्ट 150 फिर 152 तक आज पहुंच गई है। मैंने क्या बोला आपको, महंगाई की वजह से ये रोज़ डॉलर का रेट बढ़ जाता है। कभी कोई ये लोग वो कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, तो उसके सामने ये ऊपर नीचे करते रहते हैं।
बिल्कुल देखें, जो होलसेल मार्केट के जो दुकानदार है, ख़ास तौर पे चीनी फ़रोख्त करने वाले, उनका ये कहना है कि ख़ास तौर पे वो तो ये वजह महंगाई को करार दे रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एसोसिएशन लेवल पर तो मुख्तलिफ वजूहत पेश की जाती है, जिसमें जो होलसेलर्स के चेयरमैन रऊफ़ साहब वो तो कहते हैं कि चीनी जो बड़े व्यापारी है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, लेकिन जो दुकानदार है वो कहते हैं कि शायद आम मार्केट में तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी उस तरह से नहीं होती हो, लेकिन मुमकिन है कि जिनके पास स्टॉक करने की जगह हो, गोदाम वगैरह, वहाँ स्टॉक ज़रूर होती हो। मार्केट में चीनी होलसेल की सतह पर 152 रुपये से भी क्रॉस कर चुकी है और इंडियन जब रिटेल में लेने जाते हैं तो तकरीबन 160 रुपये तक चीनी फ़रोख्त हो रही है। आपको आगाह करें, 9 मई को पीटीआई कारकुनान और रहनुमा की जानिब से जलाओ घेराव के केस में रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेर जमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। खुर्रम शेर जमान ने 2 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। एटीसी अदालत ने रहनुमा पीटीआई की फीकस 1 लाख रुपए की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का रहनुमा पीटीआई को 26 अगस्त तक दोबारा पेश होने का हुक्म सामने आ रहा है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। 9 मई को पीटीआई कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से जलाओ घेराव के केस में रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेर जमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। खुर्रम शेर जमान ने 2 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। एटीसी अदालत ने रहनुमा पीटीआई की फीकस 1 लाख रुपए की अबूरी जमानत मंजूर कर लिया। बात करेंगे बिलाल अहमद, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिए इस बारे। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत से रुजू किया है। सेंट्रल जेल में कायम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत है, उसने खुर्रम शेर जमान की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी वो मंजूर की है और 1 लाख रुपए फीकस ज़र जमानत जमा कराने का हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने खुर्रम शेर जमान को 26 अगस्त तक दोबारा पेश होने का भी हुक्म जारी कर दिया है। खुर्रम शेर जमान की फिरोजाबाद और टीपू सुल्तान थाने में जो मुकदमा दर्ज हैं उनमें ये जमानतें मंजूर की गई हैं। तहम पुलिस के मुताबिक खुर्रम शेर समेत दीगर जो मुलजमान हैं उन्होंने इशारा फैसल पर हंगामा आराई की थी और 9 मई के जो वाक़यात थे उसके तोड़ फोड़ और पुलिस पर भी हमले शामिल थे और इसके साथ ही सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। ताहम अब अहम पेशरफ्त हुई है और खुर्रम शेर जमान की 2 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जमानतें मंजूर कर ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग का नक्शा तैयार कर लिया गया है। डीजी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग KPO ऑफिस के बराबर में बनाई जाएगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में C5 ISR नया इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट हासिल करेंगे। अनुषा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग का नक्शा बाकायदा तौर पर तैयार कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर तैयार हो रहा है, बिल्डिंग इसकी कहाँ पर तैयार होगी और कितने मिलियन का ये जो है वो प्रोजेक्ट है। सर बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा बिल्डिंग जो आप लोगों ने का नक्शा तैयार किया है उसको कहाँ पर बनाया जाएगा जिस तरह, और साथ में ये बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि इस्तेमाल की जाएगी। अनुषा, थैंक यू वेरी मच। ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ये इसका जो बिल्डिंग बनेगी वो KPO है, कराची पुलिस ऑफिस सदर थाने के साथ ही इसकी बिल्डिंग बनेगी। ये 11 मंजिला बिल्डिंग होगी जिसमें 2 बेसमेंट्स होंगे हमारे और 9 मंजिला इमारत होगी। इसके अंदर जो हम स्क्रीन लगाएंगे वो 3 फ्लोर्स पे होगी, 3, 4 और 5th फ्लोर पे। ये लार्जेस्ट स्क्रीन इन पाकिस्तान है और जो हम इस पर सिक्योरिटी का सिस्टम तारीफ़ करा रहे हैं वो C5 ISR है, जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी का सिस्टम है जो कि कहीं भी नहीं नज़र आएगा इस वक्त पाकिस्तान में आपको, जो हम कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो आगे की प्लानिंग वो ये है कि हमारे पास स्मार्ट कार्स भी होंगी जो सर्वेलेंस करती रहेंगी ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बगैर टैक्स के ये कितना मिलियन का प्रोजेक्ट अब तक है? ये $106 मिलियन का प्रोजेक्ट है विदाउट टैक्सेस और इसको जब है कि आप मल्टीप्लाई करते जाएं डॉलर का जो रेट होगा उसके हिसाब से, 1 साल पहले डॉलर 200 का अगर था तो इसको 106 के 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कॉस्ट होगी। आज 300 का है, अगर 280 का हो गया तो वो है। सिंपल ये है कि डॉलर्स में इसलिए क्यों है ये इसलिए कि सारा इसका इक्विपमेंट बाहर से आना है और ये NRTC की मदद से करें। NRTC की जो टीम है वो इंटेलिजेंट टीम है, उनके थ्रू हमने ये एक सिस्टम डिवाइस किया है पूरा। जी बिल्कुल।
बिल्कुल डीजी सेफ सिटी हमारे साथ मौजूद हैं। C5 ISR सिस्टम इंटेलिजेंस का सिस्टम है वो उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इसकी बिल्डिंग जो बनाई जाएगी वो जो कराची पुलिस ऑफिस का जो दफ्तर है, जो बिल्डिंग है, उसके बराबर में ही जो ये तैयार की जाएगी। इसकी जो सरबराही कर रहे हैं वो डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर नक्शा भी तैयार हो गया है और बहुत जल्द सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जो है वो इसका आगाज़ किया जाएगा और उसको जो है वो 2 से 3 साल तकरीबन पहले ही जो है या इसके दरमियान में ही जो है वो उसको तैयार कर। अब आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान भारतीय जासूस पाकिस्तानी सहूलतकार समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान से 2 भारतीय पासपोर्ट, पिस्टल, 5 लाख ईरानी करेंसी, 6 मोबाइल फोन्स और 1 टैबलेट और दीगर कागजात बरामद कर लिए गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। मजीद बताइएगा मेराज, बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। देखिए बिल्कुल कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने कलाकोट के इलाके लियारी में ये कार्रवाई की है और एक हिंदू मुलजिम है जिसमें अखल देव जिसका नाम सामने आया है, दूसरा एक पाकिस्तानी है जिसका नाम जहूर सामने आया है। इन दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इन मुलजिमान के कब्जे से 2 इंडियन पासपोर्ट बरामद हुए हैं, जबकि इसके अलावा टैबलेट और कुछ गैर मुल्की करेंसी भी इनसे बरामद हुई है, असला भी इनसे बरामद हुआ है। SSP सिटी आरिफ अजीज से हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका ये दावा है कि हसास इदारों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई है और ये मुलजिमान जो है ये जासूसी की नीयत से यहाँ पर थे और जो अखल देव नामी मुलजिम है ये इंडिया का शहरी है, यहाँ पर ये जासूसी कर रहा था, अहम मुकामात की रैकी करने के लिए यहाँ पर आया था। और जहूर अहमद नामी जो पाकिस्तानी है वो इसका सहूलतकार था और इसकी मदद कर रहा था। इन दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और इनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है कि इन्होंने अब तक कहाँ की रैकी की और इनके क्या अज़ाइम थे। इस हवाले से मजीद तफ्तीश के बाद ही असल सूरत सामने आ पाएगी, लेकिन इस वक्त के हवाले से यहाँ पर एक बहुत अच्छी और बड़ी कार्रवाई पुलिस की जानिब से सामने आई है जिसमें इंडियन स्पाई एजेंट को पाकिस्तानी सहूलतकार समेत गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, ये भी बताएगा इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक इनका जो पॉइंट था जहां बैठकर ये नेटवर्क चला रहे थे वो कौन सा इलाका बताया जा रहा है? देखिए जी, फिलहाल ये लियारी का इलाका है कलाकोट। कलाकोट के इलाके में ये कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से। उनको खुफिया ज़राए से इत्तलात मिली थी कि कुछ मशकूक अफराद की नकल व हरकत यहाँ पर देखी जा रही है, जिस पर पहले जो है इन्होंने अपने तौर पर जो है मुखबरी के नेटवर्क का सहारा लिया, फिर हसास इदारों की मदद ली गई, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। बहरहाल अभी तक जो पुलिस की जानिब से जो बयान जारी किया गया है और जो पुलिस का दावा है उसके मुताबिक इसमें अखल देव जो है वो इंडियन एजेंट है जिसके पास से 2 भारतीय पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं और जो इसका सहूलतकार जहूर है वो कराची का ही रिहायशी है और मुकामी है, पाकिस्तानी है। दोनों से मजीद तफ्तीश की जा रही है और इनको इस पर जो है हसास इदारों के हवाले कर दिया गया है जो मजीद इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि भारतीय पासपोर्ट जिनसे मिले हैं, और कितने इसमें लोग मुलव्वस हो सकते हैं, पुलिस की जानिब से क्या बताया जा रहा है? देखिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पुलिस जो है इस तरह के बड़े केसेस जो है वो कम ही देखने में आते हैं। डाकू लुटेरे तो पकड़े जाते हैं, मंशात पुलिस पकड़े जाते हैं, लेकिन इस तरह का इंडियन स्पाई एजेंट पकड़ना एक पुलिस की वाकई बड़ी कामयाबी है। तो अब तक की जो सूरत सामने आई है उसमें तो फिलहाल जो पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान है उनके मुताबिक जो है वो अखल देव नामी एक स्पाई एजेंट जो है इंडियन वो गिरफ्तार है, उसके साथ उसका सहूलतकार जहूर गिरफ्तार है। मजीद जो इनके स्लीपर सेल्स हैं लियारी में और मुख्तलिफ इलाकों में उनकी तलाश में भी छापे मारे जा रहे हैं और उनके नेटवर्क को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है और मजीद जो उनके मोबाइल फोन इनसे और टैबलेट जो बरामद हुआ है उसमें जो कॉन्टैक्ट है उस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है कि कौन कौन लोग इनसे राब्ते में थे और उनके अज़ाइम क्या थे। आया कि वो कराची के हालात को खराब करने की साजिश कर रहे थे या इसके अलावा उनके और क्या अज़ाइम थे, ये बात भी सामने आ सकेंगे। फिलहाल उनके जो डेटा निकाला गया है उनके मोबाइल फोन से और टैबलेट से उससे रसाई हासिल की जा रही है उन लोगों तक जो इनके राब्तों में थे और उसके लिए जो है पुलिस अपनी सरतोड़ कोशिशें कर रही है और हसास इदारे भी इस हवाले से अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। जी अच्छा, हमने देखा कि दीगर कागजात भी इनसे बरामद हुए हैं चीज़ों के साथ। वो कागजात के बारे में क्या कहा जा रहा है, किस किस्म के कागजात थे, कोई वो नक्शा था, मैप था, क्या था? देखिए जी, अभी तक जो पुलिस की जानिब से जो चीज़ें शेयर की गई हैं उस हवाले से यही मालूम हुआ है कि इनके पासपोर्ट भी मिले हैं, इसके अलावा इराकी गैर मुल्की इनके पास से करेंसी मिली है। टैबलेट में कुछ मकामात की तस्वीर जो है और मोबाइल फोन में कुछ मकामात की तस्वीर भी इनको मिली है जिनमें कराची के मुख्तलिफ कुछ ऐसे मकामात हैं जिनको असास कहा जा सकता है।
तो इसी बिना पर जो है पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल ये जो इंडियन स्पाई एजेंट है ये अपने यहाँ के स्लीपर सेल के साथ मिलकर मुख्तलिफ अहम तनसीबात की और मकामात की रैकी कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही जो है ये इत्तला पुलिस को मौसूल हो गई कि इस तरह की कोई मशकूक हरकतें की जा रही हैं, तो पुलिस ने इनको जो है कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया। अब इनके मोबाइल फोन में जो कॉन्टैक्ट्स हैं और जिन लोगों से ये लोग रास्ते में थे उनका डेटा भी जो है मोबाइल फोन पे निकाला जा रहा है। टैबलेट के हवाले से व्हाट्सएप ग्रुप पर और जो ईमेल से जो है इनका मजीद डेटा निकाला जा रहा है कि कराची में और कराची के अतराफ के इलाकों में कौन कौन लोग इनके साथ मुलविस थे या इनके सहूलतकार थे, उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उनको भी गिरफ्तार किया जा सके और असल सूरत सामने आ सके कि इस दहशतगर्द के, इस जासूस के क्या अज़ाइम थे और कराची में और कौन कौन से इलाकों में इन्होंने अपनी क्या प्लानिंग कर रखी थी हालात खराब करने के लिए या मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए। तो उस हवाले से अभी फिलहाल तफ्तीश जारी है और जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो उसके बाद जो है असल सूरत हाल और मजीद सूरत हाल जो है वो सामने आ पाएगी। ठीक है, तफ्तीश की जा रही है। डीसीसीडी पुलिस और एहसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान भारतीय जासूस पाकिस्तानी सहूलतकार समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के कब्जे से 2 भारतीय पासपोर्ट, पिस्टल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। मेराज अख्तर हमें अपडेट करते, आपको बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया ताहर प्लाजा आतिशज़दगी केस की समाअत टारगेट किलर सईद भरम और दीगर मुलजमान को अदालत में पेश कर दिया गया। सेंट्रल जेल हुकाम ने सईद भरम से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया ताहर प्लाजा आतिशज़दगी केस की समाअत हुई है। टारगेट किलर सईद साद भरम और दीगर मुलजमान को अदालत में पेश कर दिया गया है। बात करेंगे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिए। जी, सानिया ताहिर प्लाजा आतिशज़दगी ये केस है। एमक्यूएम के बदनाम ज़माना टारगेट किलर मुबैना तौर पर सईद भरम और दीगर मुलजमान को जेल हुक्काम ने अदालत में पेश कर दिया है। एक रिपोर्ट की अदालत में जमा कराई गई है जिसमें ये कहा गया है कि सईद भरम सेंट्रल जेल में सजा याफ्ता कैदी है। सईद भरम उम्र कैद की सजा काट रहा है। मुलजमान के वकला की अदम हाजिरी के बायस जो गवाहान के बयानात होना थे आज वो नहीं हो सके हैं। तफ्तीशी अफसर की जानिब से 2 गवाहों को पेश किया गया था। अब अदालत ने इस केस की समाअत को 2 सितंबर के लिए मुलतवी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मलिक खोखरा पार्क की सड़कों को सफाई की वीडियो ट्वीट कर दी है। वीडियो में देखा जा सकता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला सड़कों की धुलाई और सफाई कर रहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मलिक खोखरा पार्क की सड़कों की सफाई की वीडियो ट्वीट कर दी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई का अमल जो है वो जारी है। मेयर कराची ने जो है आज सुबह मलिक खोखरा पार्क की सड़कों की सफाई होते एक वीडियो ट्वीट की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला जो है सड़कों की धुलाई के साथ साथ सफाई कर रहा है। मेयर कराची का तमाम तर मामले पर कहना है कि कराची के तमाम तर इलाकों में तरक्याती कामों और सफाई सुथराई का अमल जो है वो जारी है। हम तनकीद का जवाब जो है अपने काम से देंगे। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो है हर शहरी को अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। उनका कहना था कि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। लियारी में खातीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हो गई हैं। राबेल अशरफ बताएंगी। जी बिल्कुल, लियारी के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी में जहाँ पर गैस के मसाइल जूं के तू हैं। इस वक्त भी आप मेरे कैमरामैन वकास लोधी आपको दिखा सके तो जो ख़वातीन हैं यहाँ पर वो बाहर बैठकर लकड़ियों पर खाना बनाने पर जो है वो मजबूर हो गई है क्योंकि गैस की जो है वो शदीद किल्लत है। और यहाँ पर जो है ख़वातीन उनको सांस की बीमारी भी उनको काफ़ी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से क्योंकि वो लकड़ियों पर खाना बना रही थी और धुआँ जो है वो पूरा इनकी क्या कहते हैं जो है इनको इफेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ ना सिर्फ धुआँ इनको इफेक्ट कर रहा है बल्कि पूरे इनके घर वालों को इफेक्ट कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो इस सांस की बीमारी में मुब्तला है। हमारे साथ एक खातून भी मौजूद हैं जो कि खुद एक लकड़ियों पे खाना पकाते पकाते सांस की मरीज़ा बन गई है। हमारे साथ बताइएगा आप मुझे कि ये आपने मतलब आपको कब से ये बीमारी है और कब से ये हुआ है? सांस का, तकलीफी का, मजबूरी का, और क्या कर सकते हैं इंसान।
बच्चे ठीक है जी, बिल्कुल जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर खवातीन बैठकर यहाँ पर जो है बाहर अपने गेट के बाहर खाना बना रही है लकड़ियों पर। हमारे साथ एक और खातून मौजूद है। बताएं गैस आप लोग की क्या टाइमिंग है? गैस कुछ भी नहीं आ रहा, सुबह से शाम, शाम से रात, कुछ भी गैस नहीं आ रहा। हम लोग ऐसे बेजार है, हम क्या करें, लकड़ियाँ भी नहीं मिल रहे। हम लोग पैसे देते हैं, पैसे से भी लकड़ियाँ नहीं मिल रहे। हम लोग क्या करें, अब खाना पकाना तो पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ खवातीन मौजूद थी और यहाँ पर बैठ के जो है लकड़ियों पर खाना बना रही है। बल्कि हमारा भी यहाँ पर खड़ा होना जो है काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि हमें खुद आंखों के अंदर एकदम से पानी आना शुरू हो गया। क्योंकि या फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो खवातीन है, जो ये रोज़ाना का इनका काम है लकड़ियों पर खाना बनाना, क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं आती। साथ ही साथ ये खवातीन है, उनका यही कहना है कि बच्चों को जो है सांस की बीमारियाँ रोनुमा हो गई हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि इन्होंने बिल की अदायगी भी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है गैस आने का नाम नहीं ले रही। खेल के मैदान से खबर है, दूसरा ऑल पाकिस्तान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वॉश टूर्नामेंट आज से शहर-ए-कायद में शुरू हो रहा है। जावेद इकबाल अपडेट करेंगे। ऑल पाकिस्तान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वॉश टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है और इस टूर्नामेंट को प्रमोट करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं सैयद असजद साहब। हमसे बात करें सैयद साहब, किस तरह देख रहे हैं, कितना हौसला अफजा इस तरह का बड़ा इवेंट और एक बड़ी प्राइज मनी भी इसमें दी गई जा रही है? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जो कमांड का इस वक्त मिशन है, जो इनका गोल है, जिस तरह से स्क्वॉश को दोबारा रिवाइव किया गया है पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें तमाम सपोर्ट लीडरशिप के साथ हमारी मौजूद है। इसमें ना सिर्फ इस साल के लिए, आने वाले जितने भी साल हैं उसमें भी हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली हम एक पूरी स्कीम बनाएं जिसमें और भी मज़ीद लोग हमारे साथ इसमें शिरकत करें। इस इवेंट में जिस तरह 30 साल पहले पाकिस्तान एक चाहते हैं कि अब आने वाले वक्तों में भी हमारे नया टैलेंट आए, जो कि पाकिस्तान नेवी की खिदमत इसमें है और प्राइवेट कंपनीज को भी इसमें ऑनबोर्ड किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि पाकिस्तान से हम मजीद प्रोडक्ट निकालें। हमें 2 नहीं चाहिए, एक हमजा खान नहीं चाहिए, हमें 20 हमजा खान चाहिए और जितने भी हैं। अगर मेहनत हुई तो दोबारा से वो दौर आएगा जब जहांगीर खान, जानशेर खान नए सामने आएंगे। बिल्कुल सर, अगर बात की जाए स्टार्ट करने की तो वी हैव कम सो फार नाउ। अगर आप आज देखें तो वेयर वी आर स्टैंडिंग, सो वी आर नॉट स्टैंडिंग एट डे 0 नाउ। सो हम इसका पूरा जो हमारा सफ़र है वो उसका आगाज़ हो चुका है। इंशाल्लाह इसका जो एक्सपेंशन है वो आपको नज़र आएगी और ये क्या नाम है, स्क्वॉश कोर्ट्स की सूरत में भी और मज़ीद टैलेंट जो पाकिस्तान से प्रोड्यूस होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सुना आपने कि सैयद असजद साहब बता रहे थे कि कोशिश यही कि टैलेंट को प्रमोट की जाए, इनकी सरपरस्ती हो, तभी मुनासिब टैलेंट सामने आएगा और खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई होगी। जी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत खातीन क्रिकेटर्स के ओपन ट्रायल्स भी जारी हैं। मज़ीद अपडेट करेंगे मोहम्मद हमाद। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत जो है लड़कियों के ट्रायल्स इस वक्त जारी हैं और 100 के करीब लड़कियां जो है नेशनल स्टेडियम में ट्रायल्स देने आई हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक खिलाड़ी जो कि यहाँ पर ट्रायल्स देने आई है, अमन इजाज़। हम उनसे बात कर लेते हैं। अमन, मुझे बताइएगा कौन सी एकेडमी से वैसे आप खेलती हैं और यहाँ पर ट्रायल्स देने आई है, कैसा लग रहा है आज का ट्रायल्स और सीनियर के साथ खेलने में कितना आपको जो है सीखने को मिला है यहाँ पर? सीनियर के साथ खेलने में मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं PIA क्रिकेट अकेडमी से आई हूँ। और मुझे ये बताएं कि जो सीनियर्स हमारे खेलते हैं वुमेंस के या मेंस के, बाबर आजम हो गए और भी दीगर खिलाड़ी हैं, उनको देख के क्या कुछ सीखती है और आगे के क्या गोल्स हैं आपके? जो PIA में आपके कौन कोच है जो आप पर मेहनत करते हैं? सर अबू बकर और सर क्यूम बहुत मेहनत करते हैं हम पे और मेरा गोल ये है कि वर्ल्ड कप खेलना है पाकिस्तान के लिए। तो आप बॉलिंग करती हैं, बैटिंग करती हैं? बॉलिंग। बॉलिंग के क्या गुण सीखे अब तक, कुछ सिखाया हुआ कोच ने? सर ने ऑफ स्पिन और बहुत कुछ। यहाँ पे सेलेक्ट अगर हो जाती है तो आगे क्या मतलब गोल्स हैं, आगे क्या करना चाहती हैं मज़ीद अच्छे लेवल पे खेलने के लिए? मैं कौमी टीम के लिए खेलना चाहती हूँ और उनसे बेस्ट अपना दूँगी। देखिए हमारे साथ ये मौजूद हैं जो ट्रायल्स देने आई हैं, अमन इजाज़, और इनका ये कहना है कि मैं कौमी क्रिकेट टीम में खेलना चाहती हूँ। यहाँ पर प्रैक्टिस जो है ट्रायल्स देने आई है, उनका ये कहना है यहाँ सिलेक्शन होने के बाद जो है आगे जो टीमें बनाई जाएंगी उसमें परफॉर्म करूँगी। परफॉर्म होने के बाद जब अंडर 19 की जो टीम बनेगी, कोशिश होगी कि उसके लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ, अंडर 19 की टीम में सेलेक्ट होकर अच्छी परफॉर्म करके कौमी टीम में शामिल हूँ। जी।